Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. अभी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है रिलेटिव कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को और ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन को। तो अभी इतना हम पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूजेज, क्योंकि कुछ प्रोनाउंस अभी तक जो पढ़े हैं उसके अलावा भी ऐसे हैं जिनका कि यूज किया जाता है और उन प्रोनाउंस के थ्रू हम उनका कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और वीडियो से शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहेंगे, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। आइए तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूजेज। कुछ दूसरे सर्वनाम और उनके प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूजेज, मतलब कुछ दूसरे सर्वनाम और उनके प्रयोग। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल नंबर 1 है हमारा सच ऑब्लिक एज को हम पढ़ते हैं। तो एज का यूज जो होता है, एज का यूज किसी वाक्य में द सेम या सच या एज के बाद होता है। देखिए यहाँ पर यह चीज़ समझने वाली है कि सच एज को हम पढ़ रहे हैं तो एज का यूज करते कहाँ कहाँ है ये जानना जरूरी है। एज का यूज होता है किसी वाक्य में द सेम, सच या फिर एज के बाद ही एज का यूज किया जाए। इसका एग्जाम्पल है जैसे हिज बिहेवियर। आज हम पढ़ रहे हैं सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूजेज के लिए, मतलब होता है कुछ दूसरे सर्वनाम और उनके प्रयोग। उसमें सबसे पहले आता है सच एज। और सच एज का यूज जो होता है वो किस तरह से, एज का यूज हमेशा किसी भी वाक्य में द सेम या सच या फिर एज के बाद होता है। एज का यूज किसी वाक्य में द सेम या सच या एज के बाद होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हिज बिहेवियर वाज सच एज वाज वेल एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ पर है सच और सच के जस्ट बाद हमने एज का यूज कर दिया है अकॉर्डिंग टू रूल। रूल कह रहा है कि सच का जो एज का यूज जो होना है वो सच के बाद होना है, तो यहाँ हमने सच के बाद एज का यूज कर दिया है। सेकंड है हमारा माई डिफिकल्टी इज द सेम, तो यहाँ पर द सेम है, द सेम के जस्ट बाद हमने एज का यूज किया है। थर्ड है दिस इज एज गुड एज दैट, यहाँ पर एज के बाद भी बताया, जैसे यहाँ रूल कहता है कि एज के बाद ही एज का यूज करते हैं, तो यहाँ एज है, एज के बाद में हमने यहाँ पर एज का यूज किया है। नेक्स्ट कहता है रूल नंबर 2 कि हु एंड विच, हु और विच जो होते हैं एज का नेक्स्ट यानी
एज कनेक्टिव्स, संबंध सूचक का काम करते हैं, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, हु और विच। जैसे आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, हु गेव मी दिस बुक, और हु जो है यहाँ पर ये जोड़ने काम कर रहा है, मतलब किससे, मित्र से। ये बता रहा है कि जो या जिसने मुझे ये पुस्तक दी है। ठीक, आई बाउट ए डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी, विच हेल्प्स मी अलॉट, तो विच जो है यहाँ पर क्या है, ये इससे संबंध को जोड़ रही है, डिक्शनरी को बता रही है कि जो मेरी काफ़ी सहायता करती है, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी जो मेरी काफ़ी सहायता करती है। तो अभी तक हमने सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूजेज के 2 रूल्स पढ़े हैं। आई होप दोनों रूल्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम स्टूडेंट्स, अगला रूल हमारा है रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 में कहता है विच इन रेस्ट्रिक्टेड केसेज और रेस्ट्रिक्टेड सेंस। तो रेस्ट्रिक्टेड सेंस जो होता है वो चॉइस के लिए आता है। मान लीजिए सीमित चयन, 2 चीज़ों में अगर कोई चीज़ एक चुननी हो हमारे लिए, तो वहाँ पर इसका यूज होता है। विच जो होता है, विच व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए सीमित चयन के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पर केवल बहुत कम चीज़ें हों और उसको हमें चुनना पड़े, तो उस जगह के लिए हम विच का यूज करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो। जैसे विच ऑफ देम, तो विच ऑफ देम जो पूरा ये जो है विच ऑफ देम, ये पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन। ऑफ देम यानी ऑफ देम से निकल के आ रहा है विच ऑफ देम, इनमें से कौन। इज योर फादर, आपके पिता हैं, तो मतलब बहुत कम लोग हैं, उसमें से इसको चुनना है कि आपके पिता इनमें से कौन है। दूसरी चीज़ विच बिटवीन दीज बुक्स, तो बिटवीन जाहिर सी बात है दो के लिए आता है, अमंग ज़्यादा के लिए आता है और बिटवीन का यूज 2 के लिए किया जाता है। तो दीज बुक्स मतलब यहाँ 2 किताबों के बीच की बात हो रही है कि 2 किताबों में से कौन सी अच्छी है, यानी इज बेटर, कौन सी अच्छी है, दिस वन या फिर दैट, ये वाली या फिर ये वाली, कौन सी किताब इन 2 किताबों में से अच्छी है। तो ये तो रहा हमारा रूल नंबर 3। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये होता है द सेम दैट एज। द सेम दैट एज, इसमें क्या होता है, अगर किसी वाक्य में नाउन से पहले द सेम आया हो तो उस नाउन के लिए एज दैट का यूज होता है। अगर किसी वाक्य में नाउन से पहले द सेम आया हो तो उस नाउन के लिए एज दैट का यूज होता है, लेकिन अगर संबंधित क्लॉज में वर्ब छुपा हो तो वहाँ केवल एज ही आएगा, दैट का यूज नहीं किया जाएगा। अगर धोखे से भी दैट का यूज कर दिया तो वो सेंटेंस गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बुक, अब यहाँ पर द सेम आया हुआ है और यहाँ पर ये नाउन से जस्ट पहले द सेम आया है, तो इसके साथ हमने क्या किया, अगर हम एज का यूज करते हैं तब भी सही है, दैट का यूज करते हैं तब भी सही है, ये दोनों कंडीशन में यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ इसी क्लॉज में ये जो पूरी क्लॉज है, ये द सेम को जोड़ करके पूरी क्लॉज बन गई है, ये वर्ब छुपा हुआ है, इस जो है वर्ब छुपा हुआ है, तो ये पूरा केस तक का ये पूरा निकल के आ रहा है सेम केस, ये पूरी एक क्लॉज बन गई है। तब उस कंडीशन में क्या किया हमने, दैट का यूज ना करके केवल एज का ही यूज किया है। अगर हम दूसरा कोई यूज दैट का यूज कर देंगे तो दैट हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही है। अभी तक रूल नंबर हमारे 3 और 4 कंप्लीट हो गए और आई होप ये क्लियर भी हो चुके होंगे। अब चलते हैं अगले रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये है कि हु इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अभी तक हमने जहाँ भी पढ़ा है हु का यूज नॉमिनेटिव फॉर्म में किया जाता है। अभी तक जहाँ भी पढ़ा हु का यूज जो है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में ही किया जाता है, और ये सही भी है अकॉर्डिंग टू करेक्ट ग्रामर रूल्स। अकॉर्डिंग टू करेक्ट ग्रामर रूल्स अगर हम शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से बात करते हैं तो हु का यूज नॉमिनेटिव फॉर्म में ही होता है। लेकिन आजकल बोलचाल की भाषा में हुम की जगह पर हु का यूज होने लगा है, हुम की जगह पर हु का यूज होने लगा है, लेकिन है तो वो गलत, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स तो गलत है, लेकिन बोलचाल की भाषा में तो सब इधर उधर कर देते हैं तो सब चलता है। या फिर क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम दोनों को ही ऑब्जेक्ट के स्थान से बिल्कुल हटा दिया जाता है, ना हु लगेगा और ना ही हुम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है हु डिड यू टॉक टू, अब यहाँ पर ये है नॉमिनेटिव में आया है, नॉमिनेटिव फॉर्म में हु का यूज किया गया है। और नेक्स्ट है माई ब्रदर, अब यहाँ पर इसको हु जो लगाई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिया गया,
यू वॉन्टेड टू टॉक टू इज हेयर, अब यहाँ पर लगा है, अब ये सही ये भी है, लेकिन अगले सेंटेंस में कहा कि अगर हम इसको हटा भी देंगे, यहाँ पर था, यहाँ से हमने इसको हटा दिया, बाकी हमारा तो भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नोट कहता है कि इन सभी वाक्यों में हु की जगह हुम की जगह पर हु का यूज किया गया है, यानी इन सभी वाक्यों में हुम की जगह हु का यूज किया गया है। ऐसे वाक्यों में हु या हुम दोनों ही सही माने जाते हैं, ऐसे वाक्यों में हु या हुम दोनों ही सही माने जाते हैं। तो रूल नंबर 5 हमारा कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, हमारा रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग है इंडिपेंडेंट पजेसिव्स। कुछ पजेसिव ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप में फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनमें आते हैं माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये सभी क्या होते हैं इंडिपेंडेंट पजेसिव्स। और इनके बाद क्या होता है, कोई भी नाउन का यूज नहीं किया जाता है। जितने भी इंडिपेंडेंट पजेसिव होते हैं इनके बाद में नाउन का यूज नहीं किया जाता है। नाउन का भाव जो होता है उसके संदर्भ से ही निकल आता है, जिसका संदर्भ होता है उसी संदर्भ से निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है दिस बुक, अब बुक जो है ये नाउन है, ये पहले ही आ गया है। इज, माइन, योर्स, ये दोनों ही पजेसिव आगे लगे हुए हैं, तो इनके बाद में किसी भी नाउन का यूज नहीं किया गया, ये पहले ही लगा दिया गया है। सेकेंड, दीज काउज आर आवर्स देयर्स, ये नाउन पहले है और ये पजेसिव लास्ट में इनके आगे कुछ नहीं लगा है। दिस हाउस, अब ये हाउस भी पहले नाउन आ गया, अब हिज या हर्स ये दोनों आगे कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, वन वंस वन सेल्फ, वन वंस वन सेल्फ। वन क्या है, अपने आप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में वन पजेसिव में वंस और रिफ्लेक्सिव में वन सेल्फ के रूप में यूज किया जाता है। जैसे और इसके साथ में कोई भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगाया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन अगर लगा देते हैं तो वो गलत माना जाता है। एग्जाम्पल के दिया है वन शुड माइंड वंस नॉट हिज ओन बिजनेस। अब वंस क्या ये आया है पजेसिव में, वंस का यूज पजेसिव में हुआ है, यहाँ पर हमने नॉट हिज नहीं किया। अगर नॉट हिज करते तो ये गलत होता। नेक्स्ट, वन शुड अवेल वन सेल्फ, अब यहाँ पर ये आया है रिफ्लेक्सिव में, यहाँ पर नॉट हिमसेल्फ किया गया है। अगर हम नॉट हिमसेल्फ अगर हिमसेल्फ कर देते तो ये फिर ये गलत हो जाता। वन कैन नॉट सक्सीड अनलेस वन नॉट ही वर्क्स हार्ड, तो ये ही नॉमिनेटिव में आया है। यहाँ पर ये नॉमिनेटिव फॉर्म में वन का यूज किया गया है। नॉट ही अगर ये नहीं करते तो ये भी गलत हो जाता है, वर्क्स हार्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूज के 7 रूल्स को पढ़ा है। आई होप सारे रूल्स ये क्लियर हो चुके हैं और आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे समझ चुके होंगे, और ना भी अगर समझ में आते हैं तो वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा प्रयास यही रहता है कि कोई भी टॉपिक हो उसको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना, ऑल कर लेना, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।